एवरीवन, वेलकम टू। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। सो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हम कर रहे थे, यानी बुद्धि के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इंटेलिजेंस की थ्योरी, जो है वर्नर्स हिरार्कल थ्योरी। वर्नर के अकॉर्डिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, हम उसको एक हिरार्कल स्ट्रक्चर के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने बताया है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसे हम एक पदानुक्रम के रूप में देख सकते हैं। हिरार्की क्या होती है? एक पदानुक्रम होता है। तो पीएफ वर्नर ने हिरार्कल स्ट्रक्चर जो दिया उसमें देखिए डायग्रामेटिकली इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। टॉप लेवल पे आपका होता है जी, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट मेंटल एबिलिटी है। ये जी या मोस्ट प्रोमिनेंट मेंटल एबिलिटी आपको सब चीजों में नजर आ रही है। जो एक व्यक्ति के पास मानसिक क्षमता है, ठीक है, एक जनरल एबिलिटी है, वो आपका जी को रिप्रेजेंट करती है। ये वो ओवरऑल फैक्टर है जिससे मिलके एक व्यक्ति की बुद्धि बनी हुई है। ठीक है, जो व्यक्ति का ओवरऑल जो हमें उसकी बुद्धि नजर आ रही है वो आपका जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यही ओवरऑल फैक्टर जो है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू मेजर किया जाता है। तो जी जो है यहाँ पर वो टॉप मोस्ट पे आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फर्दर डिवाइड हो गया है दो मेजर ग्रुप्स में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेजर ग्रुप फैक्टर्स। यहाँ पे VED लिखा है, यहाँ KM लिखा है। अभी इनको भी समझते हैं क्या है। फिर देखिए यहाँ पर ये दो जो ग्रुप्स बने हैं मेजर ग्रुप्स, ये फिर फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं माइनर ग्रुप्स में। ठीक है, माइनर ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स हम किसे कहेंगे? मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ टास्क है जिसमें एक तरह की आपकी क्षमता या एबिलिटी लग रही है, तो वो आपका एक ग्रुप फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर ग्रुप फैक्टर्स में ये फिर डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आपके कई तरह के माइनर ग्रुप फैक्टर्स छोटे छोटे बन सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में होते हैं आपके स्पेसिफिक फैक्टर्स। ठीक है, विशिष्ट कारक, जो पर्टिकुलर हर काम के लिए, कार्य के लिए, हर फंक्शन के लिए आपको एक स्पेसिफिक एबिलिटी चाहिए होगी। ठीक है, जो उसी कार्य में लगती होगी, तो वो है आपकी स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके का हिरार्कल स्ट्रक्चर दिया है। सबसे ऊपर क्या हो गया आपका? जी, यानी कि जनरल आपका फैक्टर हो गया। फिर आ गया ये मेजर ग्रुप फैक्टर्स में डिवाइड हो गया। फिर ये माइनर ग्रुप फैक्टर्स में डिवाइड होता है। और फिर जो हर प्रत्येक कार्य में, एक एक कार्य में जो आपकी एक स्पेसिफिक एबिलिटी लग रही होती है, वो स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब जरा डिटेल में समझते हैं। जी की हमने बात कर ली, मेजर ग्रुप फैक्टर की बात करते हैं। VED और ये KM क्या है? मेन काइंड ऑफ मेंटल एबिलिटीज है। ठीक है, ये मेन काइंड ऑफ मेंटल एबिलिटी जो मेजर ग्रुप फैक्टर है। VED आपका रिप्रेजेंट करता है वर्बल यानी कि शाब्दिक, न्यूमेरिकल यानी सांख्यिक, और एजुकेशनल एबिलिटीज। तो जो भी आप सिंबल्स, यानी कि चाहे वो शब्द हो, चाहे वो आपके नंबर्स हो, आपका जितना भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं वो आपकी यहां से आती हैं। ठीक है, VED आपकी पढ़ाई लिखाई की जितनी भी क्षमता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और KM आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, ठीक है, डे टू डे लाइफ में आप जो भी चीजें करते हैं, मैकेनिकल, जो आप अपने हाथ से काम कर रहे हैं, मशीन के साथ काम कर रहे हैं, किसी भी टूल के साथ काम कर रहे हैं। स्पेशियल, जो आप अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, जो इमेजिन आप अपने दिमाग में कर रहे हैं, जिस चीज की कल्पना कर रहे हैं कि ये काम किस तरीके से होगा, और जो आपकी फिजिकल एबिलिटीज है वो सब आपकी किस में आ जाती हैं? KM में आ जाती है। ठीक है, तो VED में आपकी क्या आ जाएंगी? सारी आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशनल एबिलिटीज से जुड़ी हुई चीजें आ जाएंगी। और जो प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, स्पेशियल, फिजिकल एबिलिटीज है वो आपकी KM में आ जाती है। इसी को उन्होंने मेजर ग्रुप फैक्टर्स का, तो दो मेजर ग्रुप्स में इस तरीके से बांटा गया। फिर यही मेजर ग्रुप्स में अब देखिए एजुकेशनल एबिलिटीज में भी तो कई सारे आपके ग्रुप फैक्टर्स हो सकते हैं, कई तरह के काम हो सकते हैं। ठीक है, माइनर ग्रुप फैक्टर्स बनाए गए। ठीक है, माइनर ग्रुप फैक्टर्स जो इनमें सब डिवाइड हो गए। मेजर ग्रुप फैक्टर को अगर सब डिवाइड करोगे तो माइनर ग्रुप फैक्टर्स मिलेंगे। और फिर प्रत्येक काम में जो आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी लग रही है वो हो जाएगा आपका स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके का एक हायरार्की दिया वर्णन ने मेंटल इंटेलिजेंस का या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस का। ओके, इंपॉर्टेंट चीज अब यहां से क्या निकल के आ रही है? वर्णन के हायरार्कल थ्योरी में आपको ध्यान में रखना है, एक तो इन्होंने कितनी श्रेणियों में इसको डिवाइड किया है, क्या पदानुक्रम इन्होंने रखे हैं। तो 4 तरह से इन्होंने इसको दिया है आपका पूरा लाइन वाइज। ठीक है, तो इसमें आपके 4 स्टेप्स हमें नजर आ रहे हैं, जहां पर आपका जी हो गया, फिर मेजर ग्रुप फैक्टर हो गया, माइनर ग्रुप फैक्टर हो गया, स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। अच्छा, सबसे ज्यादा वेरिएशन हमें कोई भी दो ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वेरिएशन हमें कहां देखने को मिलेगा? जी में देखने को मिलेगा। और फिर आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, ये जो VED और KM है इसके अंतर्गत क्या आ रहा है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके इसमें से निकल कर आ रहे हैं। अच्छा, ये सब आपकी फैक्टर थ्योरी में इंक्लूड हो रहे हैं, चाहे हम बात करते हुए आ रहे हैं। आपने अगर और थ्योरीज नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उन थ्योरीज को भी चेक कर लीजिए। इंटेलिजेंस की काफी सारी थ्योरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी हमने डिस्कस की थी। और यहां भी कहीं ना कहीं आपके ग्रुप फैक्टर्स की ही बात हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ जो गिलफर्ड की थ्योरी थी उसमें भी उन्होंने क्या बताया था कि हम जो मेंटल ऑपरेशन है उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल 150 फैक्टर्स के फॉर्म में हम
उन्हें देख सकते हैं। ट्राइग्राम सिंबल्स की हमने वहां पे बात की थी और 150 फैक्टर्स वहां पे बताए थे। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि बहुत सारी थ्योरीज जो है आपकी, उस पे हमने फैक्टर्स की बात की। सो इन सभी थ्योरीज को आप किसके अंतर्गत रख सकते हो? फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत रख सकते हो। फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, सभी लोग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, चाहे यूनिफैक्टर की बात हो, चाहे स्पीयरमैन के 2 फैक्टर की बात हो, चाहे हमने थर्स्टन की जब प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की तो उसने भी क्या किया, ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात की। फिर मल्टी फैक्टर थ्योरी की भी बात हमने करी थी थॉर्नडाइक की। और इसके अलावा हमने जब ग्रुप फैक्टर्स को देखा वर्नन की थ्योरी में, तो यहां भी इन्होंने इसे हायरार्की में इन फैक्टर्स को अरेंज कर दिया। और जब गिलफर्ड के केस में देखा तो गिलफर्ड ने इन्हीं फैक्टर्स का एक वो 3 डायमेंशनल मॉडल बना दिया। तो इन सभी थ्योरीज को हम किसमें रख सकते हैं? फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में रख सकते हैं। अब एक थ्योरी जो हमने और यहाँ पे कवर की हुई है वो आपकी कौन सी है? हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। वो थ्योरी आपकी किसके अंतर्गत आती है? कॉग्निटिव थ्योरीज के अंतर्गत आती है। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। और इसके आगे भी आपकी एक आध थ्योरीज और बची हुई है, वो भी आपकी कॉग्निटिव थ्योरीज के अंतर्गत ही आएंगी, जिनको हम स्टडी करेंगे। कैटल और हॉर्न की फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। कैटल और हॉर्न ने ये थ्योरी दी थी आपकी इंटेलिजेंस की। तो देखिए, आरबी कैटल ने फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का पहली बार इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और इसकी थ्योरी दी थी। और इन्होंने कहा था कि जो हमारी जनरल इंटेलिजेंस है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो एक तो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस से बनी होती है, ठीक है, तरल बुद्धि, और दूसरी होती है आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जिसे आप कहते हैं ठोस बुद्धि। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंटेलिजेंस, इट्स स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड एक्शन, और इसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जनरल इंटेलिजेंस किससे मिलकर बनी हुई है। एक तो इसके अंदर एक फ्लूइड क्वालिटी है, और ये जो फ्लूइड क्वालिटी होती है ना, ये आपकी किसमें काम आती है? बेसिकली आप कोई भी नोवल सिचुएशन, कोई नई सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो तो वहां पर आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस काम में आती है। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो दूसरा कंपोनेंट यहाँ जनरल इंटेलिजेंस का फाइंड किया वो था क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो होती है आपकी क्रिस्टलाइज्ड स्किल्स में काम आती है, यानी ऐसे कौशलों के लिए काम आती है जो ऑलरेडी जिनके लिए नॉलेज अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें आप अपनी प्रायर नॉलेज का यूज कर रहे हो, वहां पर आपके क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस काम में आएगी। और ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये मिलकर जो है हमारी टोटल इंटेलिजेंस यानी हमारी जनरल इंटेलिजेंस को फॉर्म करते हैं। इसके बाद फर्दर इसके ऊपर काम किया था इन्हीं के एक स्टूडेंट ने, जो कि थे जॉन लियोपोल्ड हॉर्न, और इसीलिए इसे कैटल और हॉर्न की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और बात करेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में। तो देखिए, फ्लूइड इंटेलिजेंस आपकी कहां से आई है? ये आपके बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, ना कि आपके ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से। बेसिकली आपके सामने कोई नई सिचुएशन आई, कोई नई प्रॉब्लम आई, तो उसके ऊपर आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे? जो आपकी जैविक क्षमताएं हैं, जैसी आपके अंदर जेनेटिकली जो आपके अंदर की इंटेलिजेंस प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप रिएक्ट करोगे, क्योंकि आपके पास उस चीज से संबंधित पहले से कोई भी ज्ञान अवेलेबल नहीं है। तो आप उस समय सिर्फ और सिर्फ अपने जो आपकी जैविक क्षमताएं हैं, जो आपकी बायोलॉजिकल एबिलिटीज है, जो आपका जनरल इंटेलिजेंस उस समय आपके पास उपस्थित है, ठीक है, आपके जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से आपके अंदर जितनी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप जो है उस नोवल सिचुएशन को अप्रोच करोगे या उस प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे। यहां पर आपकी ट्रेनिंग या आपका कोई भी एजुकेशन या जो आपके पास नॉलेज है, यहां पर वो काम आने वाली नहीं है। आपको कुछ यहां पर आपको नया ही सीखना है, एक तरह से देखा जाए तो यूज्ड इन फेसिंग न्यू एंड स्ट्रेंज सिचुएशंस रिक्वायरिंग अडेप्टेशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन नई है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन, चीजों को समझना, जो नई सिचुएशन आई है, जो नई प्रॉब्लम आपके सामने आई, पहले आपको उसे समझना भी तो पड़ेगा, तभी तो आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंचोगे। रीजनिंग, तर्क देना पड़ेगा, ठीक है, क्यों हो रही है ये समस्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वहां पर आपका होना चाहिए, एंड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स। तो इस तरह की चीजें यहां पर काम आएंगी आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस को यूज करते वक्त, ठीक है। और फ्लूइड इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये कब तक फुल्ली डेवलप हो जाती है? लेट 20s तक। बेसिकली आप एडोलेसेंस की बात करिए, ये आपकी बचपन से यानी शुरू होती है और इसके बाद लेट एडोलेसेंस तक ये आपकी ऑलमोस्ट फुल डेवलप हो जाती है। इसके आगे ये थोड़ी सी ड्रॉप होनी शुरू होती है। अब उसके दो कारण हो सकते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है? आप हमेशा किसी नई चीज के साथ डील कर रहे हो या कुछ नया सीख रहे हो, तो हम जैसे जैसे एज में आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो हमारी ब्रेन की जो सेल्स वगैरह हैं, जो न्यूरॉन्स है, वो सब वीक भी होती जाती है हमारी बॉडी के साथ साथ। जैसे जैसे एजिंग होगी वैसे वैसे वीक हो जाएगी हमारी मसल्स, हमारी नर्व्स वगैरह। तो यहाँ पर हमारे जो नई चीज को समझने की जो
एबिलिटी है, ठीक है, वो बायोलॉजिकली थोड़ी कम होने लगती है। दूसरी बात यह है कि इतनी एज तक पहुंचते पहुंचते हम ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर चुके होते हैं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज होती है, तो काफी सारी चीजों का ज्ञान तो हमें पहले से ही होता है, तो कई चीज नई अब इतनी ज्यादा लगती नहीं है हमको। हमारे पास ऑलमोस्ट सभी चीजें जो हमारे सामने आ रही है उनका हमें कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, तो हम उनको इजीली अप्रोच कर लेते हैं, इजीली डील कर लेते हैं। बहुत कम ही चीजें ऐसी होती है जो हमारे लिए एकदम नई होती है, ठीक है। और इस एज के बाद, एक एज के बाद नई चीज को सीखना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए भी आप कह सकते हैं कि फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है ऑलमोस्ट लेट एडोलेसेंस तक फुल्ली डेवलप हो जाती है और उसके बाद उस पर थोड़ा ड्रॉप हमें दिखाई देता है। एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस के, तो इसमें क्या होंगे, जब हम पजल सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी भी नई प्रॉब्लम को डील करने के। अगर हम स्टेटिस्टिकल डेटा देखें और उसमें रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफिकल रीजनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम स्पेक्युलेशंस करते हैं, हम कुछ ना कुछ अंदाजे लगाते हैं, ठीक है, दार्शनिक तर्क हम रखते हैं, तो ये सब चीजें क्या है जहां पर हम कुछ ना कुछ नया अप्रोच कर रहे हैं, तो यहां पर हमारी क्या काम आती है, आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस यहां पर काम आती है। अब बात करेंगे अगर हम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की, तो ये आपकी डिपेंड करेगी आपकी प्रीवियस नॉलेज पर, आपने क्या एजुकेशन पाई है, किस कल्चर से आप आए हैं, वहां पर आपने क्या क्या चीजें सीखी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे टास्क में इन्वॉल्व होती है जहां पर हमें अपनी प्रायर नॉलेज का यूज करके उस प्रॉब्लम को डील करना होता है, ठीक है। तो इट इज सीन इन वेरियस टास्क इन्वॉल्विंग नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। जो हमारे पास ज्ञान, जो हमारे पास एक्सपीरियंस, अनुभव, जो भी अभ्यास हमारे पास पहले से है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को करने का। ऑब्वियसली हम अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही सिंपल लगती है, बहुत ईजी लगती है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी हमारे पास ऑलरेडी है। तो इन टास्क को करने के लिए हम अपनी कौन सी इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठोस बुद्धि। बेसिकली आप देखेंगे जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना भाई, फ्लूइड इंटेलिजेंस में आप किसी नई सिचुएशन को अप्रोच कर रहे थे, ठीक है, नई सिचुएशन को आपने अप्रोच किया और जब आप उसे सीख गए तो यही आपकी किसमें कन्वर्ट हो गई, जैसे जैसे आप चीजें सीखते जाओगे, अनुभव होते जाएंगे, यही तो आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बनती जाएगी, ठीक है, यही तो बाद में ठोस बुद्धि बन जाती है, ठीक है। फ्लूइड इंटेलिजेंस ही बाद में कन्वर्ट होती रहती है और आपकी मेमोरी में स्टोर होती रहती है एज एक्सपीरियंस, एज नॉलेज, एज प्रैक्टिस, और यही आपके क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बनती जाती है। इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज थ्रू आउट लाइफ। भाई जितना समय तक आप सीखते जाओगे, आप जितने समय तक जियोगे, आप कुछ जो भी चीजें सीख रहे हो वो सब आपकी मेमोरी में स्टोर होता जा रहा है, तो ये सब क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बनती जा रही है। तो ये आपका जो एक कंटेंट है ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्रू आउट लाइफ आपकी इंक्रीज होती रहती है। एग्जांपल्स देखेंगे तो क्या है यहाँ पर, जैसे कि जब आप हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकॉल कर रहे होते हैं, किसी डेट को याद करोगे, ये पर्टिकुलर इवेंट जो है ये कौन सी तारीख को हुआ था, या ज्योग्राफिकल लोकेशंस, किसी का घर आप याद करोगे, यार इसका घर कहाँ था, कौन सी सड़क पे, कौन सी गली में था, ठीक है। अगर एक की जो वोकेबुलरी होती है, वोकेबुलरी आपकी वही है जो आपके दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है, कितने शब्दों का आपको ज्ञान, आपका शब्दकोश कितना बड़ा है। जब आप पोएट्स रिसाइट कर रहे होते हो, टेक्स्ट बोल रहे होते हो, कई लोग कोटेशन बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, अब वो कोटेशन कहाँ से आए, वो सब उन्होंने बनाए थे ना, वो सब उनके ठोस बुद्धि के रूप में उनके दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बाद, और इवन कि आप डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज को भी समझिए कि डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में आप जो भी कर रहे हैं उसकी नॉलेज आपके पास पहले से ही है, इसीलिए आप उसे बहुत इजीली कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सब में आपकी क्या लगती है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस लगती है। अभी तक जो हमने स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी करी थी, यूनिफैक्टर थ्योरी करी थी, ग्रुप फैक्टर थ्योरीज करी थी, गिलफर्ड की थ्योरी, वर्नन की थ्योरी, ये सब आपकी फैक्टर थ्योरीज में आती है। और जो आपकी फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, आपकी हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस है, कि ये सब आपकी किसमें आएगी, कॉग्निटिव थ्योरीज में आएगी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस आपकी क्या है, एक कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। बेसिकली ये बता रहा है कि किस तरीके से ये हमारी इंटेलिजेंस हमारे कॉग्निशन में काम आ रही है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर लीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।